हेलो मेरे साथियों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु अड्डा 247 के सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम औसत यानी कि एवरेज के बारे में। बच्चे, तो यहाँ पर क्वांट के अंदर बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरेज, जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन मिलते ही हैं। ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा एवरेज के अंदर कि आपका जो है माइंड एकदम ब्लो होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो चलो एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन के टाइप्स देखते हैं। बट सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई एवरेज आखिर होता क्या है। तो एवरेज यानी औसत और कुछ नहीं होता है बच्चे, ये होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अगर मान लीजिए कुछ आंकड़े मेरे पास ए से लेकर एन तक कुछ आंकड़े हैं, तो A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक कुछ एन आंकड़े हैं मेरे पास। क्या है बच्चे? कुछ एन आंकड़े हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर एन आंकड़े हैं, बटे में एन कर दिया, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या हो गया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मतलब औसत को मैं क्या बोलूंगा बच्चे? ए। ठीक है, मान लो औसत को मैंने बोल दिया ए, तो अगर औसत ए है तो ये हो जाएगा योग, योग को बोलूंगा सम यानी कि एस, और नंबर मतलब क्या हो जाएगा? एन बटे। तो बच्चे देखो, एक फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे सामने, है कि नहीं? एक फॉर्मूला अच्छा सा तैयार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चे ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, इसी को घुमा फिरा के हम बार बार यूज करेंगे, इसी को ही हम घुमा फिरा के बार बार यूज करेंगे। यानी कि अगर मैं बोल सकता हूं यहां से, तो एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? ये एस है, एन को इधर भेज देंगे, तो ये होता है बच्चे औसत गुणे संख्या। ठीक है, औसत गुणे संख्या। एस बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणा एन, ए गुणा एन, औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग अगर मुझे निकालना, ये योग है, ये योग है, योग को हम क्या बोलेंगे बच्चे? एस बोलेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और आंकड़ों की संख्या को हम एन बोलेंगे। तो यहां पर योग बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज यानी कि औसत गुणा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और फंडा समझो, यहाँ पर एक और बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है बच्चे, जो आपको पता होना चाहिए। अब वो क्या है, ध्यान से समझो। तो एवरेज आखिर होता क्या है, औसत होता क्या है बच्चे? तो औसत होता है कि हम हर एक चीज को एक लेवल पे लेके आते हैं, सबको हमने समान बना दिया। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं क्या, 8 + 8 + 8 + 8, ठीक है, और बटे में कर दिया मैंने 4। मुझे बताओ कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे बताओ कि बच्चे क्या मिलेगा? ये हो गया आंकड़े मेरे पास सब 8 8 8 हैं, और मैंने 4 से भाग दे दिया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने आंकड़े सब सेम सेम उठाए हैं। मुझे बताइए कि इसका एवरेज कितना आएगा बच्चे? इन सबको जोड़ोगे 32 आएगा, 4 से भाग दोगे तो फिर से मिलेगा आपको 8। अब आपको क्या समझ में आया कि ये है मेरा औसत, ये है मेरे आंकड़े, ऊपर लिखा है योग, नीचे लिखी है संख्या, है ना? बराबर में क्या है मेरे पास? औसत आ चुका है। तो अगर औसत 8 है तो सभी संख्याएं 8 हो गई, हुई कि नहीं? और अगर सभी संख्याएं 8 हैं तो औसत भी कितना होगा बच्चे? 8 होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब उस संख्या का मान अगर सेम है, सारी संख्याओं का मान सेम है, तो वही मान क्या होने वाला है बच्चे? उनके औसत का भी होने वाला है। इतनी बात आपने यहां से समझी। अब अगर मेरा औसत समान रखता हूं, मान चेंज करता हूं बच्चे, तो मान कैसे चेंज होंगे वो समझो ध्यान से। मान लीजिए कि यहां से मैंने क्या किया बच्चे? यहां से मैंने जो है 2 निकाल लिया। ठीक है बच्चे, यहां से क्या कर दिया? 2 निकाल दिया, तो यहां पर बचा मेरे पास 6। अब ये जो 2 निकाला है मैंने, ठीक है, अगर मुझे औसत 8 ही रखना है, तो ये जो 2 मैंने यहां से निकाला है, वो मुझे इन तीनों में से किसी को देना पड़ेगा। तो मैं चाहूं तो पूरा का पूरा 2 भी दे सकता हूं, मैं चाहूं तो एक एक करके भी दे सकता हूं। मैं चाहूं तो यहां पर क्या कर सकता हूं? इसको 9 बना सकता हूं, एक यहां दे दिया, एक यहां दे देता हूं। ठीक है, एक यहां दे दिया, तो इसको भी 9 बना दिया। अब मेरे पास जो नई संख्याएं हैं वो क्या आ चुकी है बच्चे? 9 6 8 और 9। अब अगर आप इनका योग करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तब भी आपको 8 मिलेगा, तब भी आपको 8 मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां तक आपने एक बात समझी, ठीक है, कि अगर मैं यहां से कुछ निकाल रहा हूं तो मुझे यहीं पे ही वापस देना पड़ेगा, अगर मुझे औसत को समान रखना है, अगर मुझे औसत को समान रखना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं इस 8 के अंदर क्या कर रहा हूं बच्चे? इस 8 के अंदर अगर मैं, ध्यान से देखना, इस 8, इन सभी 8 के अंदर 2 जोड़ देता हूं, तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10, और ये भी बन जाएगा 10, है कि नहीं? तो अगर मैं बटे में करता हूं बच्चे कितना? 4, जो कि ऑलरेडी है। तो बताओ इसका औसत कितना आएगा? बोलोगे सर 10। तो हुआ क्या? अगर मैं हर एक अवयव में, बच्चे ये हर एक मेरा अवयव है, या फिर आंकड़ा बोल सकता हूं कि हर एक आंकड़े में अगर मैं समान वृद्धि करता हूं, तो मेरे एवरेज यानी कि औसत में भी समान वृद्धि होगी। देखो, मैंने हर एक में 2 2 बढ़ाया, तो मेरे औसत में भी 2 बढ़ गया। इसी तरह अगर हर एक में 2 2 घटाओगे, तो हर एक में तो औसत से भी 2 घट जाएगा। या फिर उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर औसत से 2 घट रहा है, इसका मतलब कि हर एक में से 2 2 कम हो रहा है। अगर औसत से 2 कम हो रहा है, या बोल सकता हूं औसत में अगर 2 बढ़ रहा है, तो उसका मतलब हर एक में 2 2 बढ़ रहा है। या फिर हर एक में 2 2 बढ़ेगा तो औसत में भी 2 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, समांतर चलेंगे दोनों एक दूसरे के। समझ में आ रही है कि नहीं बात? पक्का श्योर हो एकदम?
बहुत बढ़िया, चलो समझ में तो आना ही था। अब यहाँ पे ना सिर्फ प्लस में चलेगा ये, बल्कि गुणे में भी चलेगा, भाग में चलेगा और आपका घटाने में भी चलेगा, ठीक है ना। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बच्चे सब में होने वाला है ये चीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हर एक में काम आने वाली है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का औसत कितना है, 12.5 है, ठीक है। कुछ प्रेक्षण है आपके पास, कुछ डेटा है देके रखा हुआ है आपके पास, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन है आपके पास। तो कुछ प्रेक्षणों का औसत कितना है मेरे पास, 12.5 है। तो अभी कुछ प्रेक्षण है ना, ये प्रेक्षण कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सभी प्रेक्षणों में 1.5 की वृद्धि की गई है। कितने की, 1.5 की वृद्धि की गई है। प्रेक्षण चाहे जितने भी हों, ऑब्जर्वेशन कितने भी हों, आंकड़े कितने भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब में वृद्धि हुई है तो मेरे औसत में भी वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना है। तो औसत मेरा कितना था, 12.5 था, और हर एक प्रेक्षण में 1.5 की वृद्धि हुई है, तो मेरे औसत में भी 1.5 की वृद्धि हो जाएगी बच्चे। तो ये जुड़ के कितना बना देगा, 14। और मुझसे बोला गया है कि तो नया औसत ज्ञात कीजिए, तो नया औसत बच्चे कितना आ गया है, 14, और 14 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और 14 क्या है बच्चे, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। बात समझ में आई कि नहीं, क्लैरिटी है सबको, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 80 प्रेक्षणों का औसत 150 है, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 80 प्रेक्षण है, 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 80 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 150 है, तो ये 150 मैंने लिख दिया, 80 प्रेक्षणों का औसत, ठीक है। ये पहले वाला औसत है मेरे पास। प्रत्येक प्रेक्षण को 10 से विभाजित किया गया। अगर हर एक प्रेक्षण को, हर एक ऑब्जर्वेशन को बच्चे 10 से विभाजित किया गया है, तो मेरे औसत को भी मुझे 10 से विभाजित करना होगा। ये मैंने 10 से औसत को विभाजित कर दिया, बात समझ में आ गई। तो ये नया औसत आ गया। और क्या कर रहे हैं, और फिर 5 से जोड़ा जाता है। तो अगर 10 से विभाजित किया और फिर 5 से जोड़ा जाता है, तो मैं औसत को भी फिर 5 से जोड़ दूंगा। 10 से विभाजित करके मैं औसत को भी 5 से जोड़ दूंगा, तो इस तरह से मुझे नया औसत मिलेगा। इस तरह से मुझे क्या मिलेगा बच्चे, नया औसत मिल जाएगा। और ये बड़े ही सिंपल तरीके से हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। तो देखो 0 से 0 कटेगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 20। 20 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए ना, कोई डाउट तो नहीं है, कितना आसान था करना। तो अगर आपको फंडे पता है बच्चे, तो बड़े आसान से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये देखो, बोला जा रहा है 7 माह पहले, 7 महीने पहले, देखो ये 7 महीने पहले लिख दिया, -7, ठीक है। -7 माह पहले जो बच्चे थे मेरे बच्चे, उनकी जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 14 वर्ष थी। कितनी थी, 14 वर्ष, ठीक है। ये औसत था, औसत आयु थी, ठीक है बच्चे। कितनी थी औसत आयु, 14 वर्ष थी, 7 महीने पहले, आज से 7 महीने पहले। फिर बोला जा रहा है तो 11 माह के बाद, यानी कि आज से 11 माह के बाद, तो ये आज है मेरा, ये आज है, और इसके 11 माह के बाद आपको आना है, यानी कि +11 आना है आपको, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहां पर जो है सभी छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो मुझे बताओ कि -7 से +11 में आने में टोटल कितने महीने हुए। पहले -7 से प्रेजेंट में आया, और फिर वहां से मैं 11 महीने गया, तो 11 और 7 हो गए बच्चे 18 महीने। कितने हो गए बच्चे, 18 महीने, 18 माह बोल सकते हैं। और 18 माह का मतलब होता है 1.5 साल, 1.5 वर्ष होता है बच्चे। 18 महीने का मतलब होता है 1.5 वर्ष। इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो नवीं कक्षा के जो छात्र होंगे, वो क्या होंगे बच्चे, 1.5 वर्ष बड़े होंगे। तो हर एक व्यक्ति 1.5 वर्ष बड़ा होगा, सिंपल सी बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरी एज रुक जाएगी। अगर मैं 1.5 साल बड़ा हो रहा हूं आगे के 1.5 सालों में, तो आप भी 1.5 साल और बड़े हो जाएंगे। सब साथ में तो बड़े होंगे ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर यहां से लेकर यहां तक जो नवीं कक्षा के छात्र हैं, उनका 1.5 वर्ष बढ़ा है, तो उनका औसत भी कितने से बढ़ जाएगा बच्चे, 1.5 वर्ष से बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें आप जोड़ दोगे 1.5, तो ये हो जाएगा बच्चे 15.5 वर्ष। तो जो नया औसत मिलेगा इनका, वो कितना मिलेगा बच्चे, 15.5 वर्ष। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का होने वाला है बिल्कुल सही उत्तर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक जो नवीं कक्षा के छात्र होंगे, वो सभी के सभी 1.5 वर्ष बड़े होंगे। अगर सभी के सभी 1.5 वर्ष बड़े हो रहे हैं, तो उनकी आयु भी 1.5 वर्ष से, औसत आयु भी 1.5 वर्ष से बड़ी हो जाएगी। और इस तरह से मेरा उत्तर आ जाएगा 15.5, है ना। तो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया हमने प्रॉपर्टी से, है ना। अभी आ जाता है बच्चे वेटेड एवरेज की बात करते हैं, भारित माध्य की बात करते हैं, फिर भारित औसत की बात करते हैं। भारित औसत क्या है, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कुछ मान लीजिए कि n है मेरे पास, ठीक है ना। इस n को मैंने n1 n2 n3 इसमें तोड़ दिया है।
N1 N2 N3 ऐसे करके मैंने तोड़ दिया है NN तक, ठीक है ना। ऐसे तोड़ दिया का मतलब क्या कि कुछ मान लीजिए कि 100 लोग थे, है ना, 100 लोग हैं, किसी को मैंने 5 में तोड़ा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर मान लो किसी को 10, और ऐसे करके मैंने जो है मान लीजिए कि कहाँ तक कुछ भी तोड़ दिया है, कुछ भी, है ना, 3 मान लेते हैं यहाँ पे कि 3 तक तोड़ा, ऐसे करके N तक है मेरे पास। तो पहले वाले जो है उसको 5 लोग हैं, दूसरे में 4 हैं, ऐसे 100 लोगों को मैंने अलग अलग ग्रुप बना लिए, N ग्रुप बना लिए। कितने ग्रुप बना लिए बच्चे? N। तो अगर N समझ में नहीं आ रहा है तो 3 ग्रुप बना देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। N बात समझ में नहीं आ रही तो N का मतलब ये कि 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। N का मतलब सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं है। तो यहां से अगर मुझे इसको डिवाइड करना है बच्चे 3 पार्ट में, तो मान लो कि 50, पहले वाले को 50 में रखा, दूसरे वाले को 20 में, और तीसरे वाले को 30 भाग में। तो इस तरह से मैंने 100 जो था मेरे टोटल लोग थे उनको 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया। अब जो टोटल एवरेज था ना, उस एवरेज, टोटल एवरेज तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल एवरेज है, मतलब जो इसका एवरेज है, N1 का जो एवरेज है बच्चे, वो मान लीजिए A1 है, ठीक है। इसमें जो था उसका एवरेज कितना है? A2 है। जो N3 लोग हैं, जो 30 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है? A3 है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूं, आप जानते हो, एक और बात जानते हो कि बच्चे सम यानी कि योग, है ना, योग बराबर क्या होता था? योग बराबर क्या होता है बच्चे? योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या होता है कि नहीं होता, है ना, औसत गुणे संख्या, क्योंकि S बराबर क्या होता था? एवरेज इंटू ऐसा N, तो A इंटू N। तो मुझे क्या करना होता है ना बच्चे, इसका गुणा इसमें करूंगा, जब A1 N1 करूंगा तो मुझे योग मिल जाएगा, समझ रहे हो? A1 N1 करूंगा तो मुझे योग मिल जाएगा, ये 50 लोगों का योग, ये 20 लोगों का योग, ये मिल जाएगा मुझे कितने? 30 लोगों का योग। तो इस तरह से मुझे ऊपर मिल जाएगा पूरे 100 लोगों का योग, और बटे में N1 प्लस N2 प्लस N3 ऐसे NN तक। तो मतलब कुल मिलाकर इसका पूरा योग यानी कि N यानी कि 100 लोग, तो ये 100 लोग नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, है ना? तो सिंपल सी कहानी ये है कि मुझे ये योग वाला अगर फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से जो है मैं इस वाले फॉर्मूला को बना सकता हूँ। N1 A1 का मतलब क्या हो गया कि N1 लोगों का एवरेज गुणा कर देंगे तो उनका योग, मतलब ये भी योग ही है ऊपर, है ना। तो योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, बस हर एक जो व्यक्ति हैं, जैसे 50 लोग हैं, उनका जो एवरेज है वो अलग है बच्चे, औसत अलग है। इन 20 लोगों का औसत अलग है, इन 30 लोगों का औसत अलग है, तो सबका औसत कितना होगा ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक शिक्षक ने 25 छात्रों का विज्ञान परीक्षण किया जिसमें से 10 छात्रों ने 80 अंक प्राप्त किए। 25 छात्रों में से 25 टोटल है बच्चे, ये रहा N मेरा, ये टोटल N है बच्चे मेरे पास, फुल N, है ना, ये पूरा का पूरा N है। अब इसको किस किस पार्ट में बांट किया है बच्चे? 10 में बांटा है, प्लस 80 अंक प्राप्त किया, और शेष मतलब कितने बचे? 15, शेष बचे 15, ठीक है ना, शेष बचे 15। क्यों? क्योंकि N का मान कितना है मेरे पास? 25 है। तो N को 2 भागों में बांटा गया है ना। तो कैसे होगा बच्चे? देखो यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा आपका, एवरेज क्या होता है बच्चे? जो भारित एवरेज होगा, है ना, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि औसत अंक बताना है, एवरेज क्या होगा। तो क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग भार है यहाँ पे, तो इन 10 छात्रों का जो औसत है वो कितना है बच्चे? जिनमें से 10 छात्रों ने 10 अंक 80 अंक प्राप्त किए, मतलब कि 10 छात्रों को 80 अंक मिले, मतलब कि हर एक का 80 होगा, यानी कि 10 इंटू 80, ठीक है। तो ये नंबर है बच्चे, ये नंबर है, और ये क्या है मेरा? इनका औसत, प्लस, ठीक है, प्लस शेष कितने बचे मेरे पास? 15, शेष बचे 15। इन लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं बच्चे? इनको मिले हैं 60 मार्क्स, तो ये रहे मेरे 60 मार्क्स। डिवाइड में टोटल, है ना, N1 प्लस N2, और N1 प्लस N2 यानी कि टोटल 25 की बात कर रहा है, तो हम डायरेक्ट टोटल करेंगे। तो ऊपर योग आ गया है, बस योग टूटा हुआ है। योग क्या है बच्चे? टूटा हुआ है। कैसा टूटा हुआ है? देखो यहां पर योग कैसे टूटा हुआ है, तो योग ऐसे टूटा हुआ है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो कि योग पूरा 100 है, अभी योग को ही 100 मान लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही तोड़ सकता हूं, S1 प्लस S2 प्लस S3 में, है ना। योग को हम तोड़ सकते हैं ना, 10 रुपए को हम 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने योग को तोड़ दिया। अब योग का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये रहा योग का फॉर्मूला, तो हमने लिख दिया भाई S गुणा N, है ना, और ये हो जाएगा बच्चे क्या? 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे हम क्या? अच्छा सॉरी, यहां पर मैंने S लिख दिया, यहाँ पे A रहेगा आपका A गुणा N, है ना, A गुणा N। S बराबर क्या हो जाएगा? A गुणा N। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ बच्चे, तो ये हो जाएगा A1 N1 प्लस ये हो जाएगा A2 N2, और ये हो जाएगा बच्चे A3 N3।
है ना। और इसी तरह से इस n का भाग दे दूंगा तो एवरेज का मान आ जाएगा क्या बच्चे, a1n1 प्लस a2n2 प्लस a3n3 बटे n। n और n का मान क्या है बच्चे, n मतलब 3 भागों में हमने इसको तोड़ा है, तो नीचे आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है बच्चे आपका। तो होता क्या है ना, योग होता है ना, योग को हम तोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। योग मतलब टोटल, कुल, है ना। तो कुल 100 रुपए हैं, 100 को हम 50, 30, 20 में तोड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ा और इस तरह से देखिए फॉर्मूला बना आपका। तो सिमिलरली इसको याद रखना है, अगर ये चीज याद है तो बाकी सब हो ही जाएगा। क्या याद रखना है कि योग को हम तोड़ सकते हैं, है ना। योग मतलब कि अगर 4 है तो उसको 1 और 3 में तोड़ सकते हैं, 1-1 करके 4 बार तोड़ सकते हैं, 1-1 2 में तोड़ सकते हैं, इस तरह से। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये योग था मेरा, जिसको अलग अलग तोड़ के फिर जोड़ा गया है। तो ये टोटल हो गया, अभी ये तो कुल हो गया। तो आंकड़ों का योग हो चुका है, बटे आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 25। अब बस सॉल्व कर लो और खत्म, आपका एवरेज आ गया। इसी को ही भारित माध्य बोला जाता है या भारित औसत बोला जाता है, कि भाई इनका जो भार है, इन 10 लोगों का भार 80 है, इन 15 लोगों का भार कितना है, 60 है ना, इस तरह से। चलो अभी कुल औसत कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा बच्चे 800 प्लस ये बन जाएगा 15 छंग 90 यानी कि 900 बटे में कितना है मेरे पास 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1700, 1700 को क्या लिख सकता हूँ 17 गुणे 100 और बटे में कितना है 25। 25 काटेगा इसको 4 बार, तो 17 चौक कितना होता है बच्चे 68। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। समझ पा रहे हो कि नहीं सबके सब, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिकेट के खेल के पहले 20 ओवरों में गेंदबाजों ने बल्लेबाजी करने वाली टीम के वर्तमान रन रेट को 3.5 तक सीमित कर दिया। यानी क्या कि स्टार्टिंग के जो टोटल 50 ओवर होते हैं, आप ये बात जानते हैं, इन 50 ओवरों को 20 ओवर और 30 ओवर में तोड़ा गया है। इसका जो एवरेज हुआ है बच्चे, इसका जो एवरेज हुआ है वह है 3.5, है ना। इन 20 रनों में जो रन रेट क्या होता है बच्चे, क्या एवरेज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रन रेट का मतलब क्या होता है बच्चे, एवरेज। जितने लोग भी मैच वगैरह देखते हैं उन सबको पता होगा रन रेट क्या होता है बच्चे, है ना। रन रेट, ठीक है, बैटिंग एवरेज, इसके बाद बॉलिंग एवरेज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बच्चे आपके, हाँ बहुत बढ़िया, ये सब क्या होते हैं आपके एवरेज होते हैं। तो बोला जा रहा है कि 20 ओवर में रन रेट कितना था बच्चे, कितने रन बनाए भाई कुल मिला के पूरी की पूरी टीम ने 20 ओवरों में, तो भाई ये हो गया रन्स पर ओवर बोलते हैं जिसको हम इतने रन बनाए, ठीक है, 3.5 एवरेज बनाए हैं रन। इसके बाद बोला जा रहा है क्या कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए 295 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है। ये सम है, ये टोटल है बच्चे, ये टोटल है, इतना रन बनाना है उनको, ये सम है, एस योग है, पूरा योग है ये, ठीक है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि S बराबर क्या हो जाता है बच्चे, S1 प्लस S2, 2 भागों में बांटा गया है इसको, है ना। तो ये योग ये वाला देके रखा हुआ है पूरा का पूरा 295, ये आपको देके रखा हुआ है, ठीक है। और इसके आगे बोला जा रहा है कि तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवरों में कितना रन रेट आवश्यक है। बोल रहा है कि बच्चे यहां वाला जो A2 है ना, मेरा दूसरा वाला एवरेज है, वो बताना है मुझे, यहां वाला रन रेट बताना है। तो कितना आसान हो गया। तो मुझे पता है कि S का मतलब क्या होता है, A1 इंटू N1। तो A1 कितना है बच्चे इसका 3.5, इसका एवरेज कितना है, औसत कितना है बच्चे 3.5, और कितने ओवरों में हुआ है ये 20 ओवरों में। इसका एवरेज नहीं पता, इसको हम A2 बोल देते हैं बच्चे, ठीक है ना, दूसरे का एवरेज। और यहाँ पे जो कितने ओवरों में हुआ है, ये 30 ओवरों में हुआ है। तो कितना आसान हो गया, 3.5 इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा 70 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 225, ठीक है 225। तो A2 बराबर हो जाएगा आपका 225 बटा 30, 3 से भाग दोगे तो 75 बटे 10, तो 7.5 इस प्रश्न का होना चाहिए सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चे, सही ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान से। तो हमने अभी भी बताया था कि इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, आपको कुल देके रखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, कि कुल कितने रन बनाने हैं, तो टोटल इतने रन बनाने हैं। ये रन किस किस भागों में टूटा हुआ है, तो पहले 20 ओवरों में 3.5 रन बनाए इन लोगों ने एवरेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल निकाल लिया और यहाँ पर टोटल निकालना है, लेकिन यहाँ का जो एवरेज है वो नहीं दिया हुआ, तो हमें यही निकालना था और हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। 3 से काटोगे बच्चे तो ये 75 बार जाएगा और फिर 0 से आप डिवाइड कर दोगे तो 0.5 लग जाएगा पीछे से। क्लियर, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, फटाफट से लाइक कर दिया करो सेशन को, है ना, बिना बोले लाइक कर दिया करो, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है कि नहीं। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो एक परीक्षा में 22 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक 45 हैं। पहले 10 उम्मीदवारों के औसत अंक 55 है और अंतिम 11 के कितने हैं बच्चे। अब देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो पहले 22 उम्मीदवारों के देखो कितने हैं,
तो टोटल कितने बच्चे 22 उम्मीदवार हैं, जिनके कुल कितने हैं मेरे पास 45, ठीक है, मतलब औसत अंक कितने हैं 45, तो 22 गुणा 45 हो गया मेरे पास, 22 गुणा 45 कितना हो जाएगा 990, है ना। तो ये है कुल अंक, जो कुल उनके अंक थे 22 उम्मीदवारों के कुल अंक कितने। अब बोला जा रहा है कि पहले 10 उम्मीदवारों के अंक कितने 55, तो जो इन 22 में से जो पहले 10 हैं उनके 55 है, ठीक है, पहले 10 हैं उनके 55 है, यानी कि 550 है। और बोला जा रहा है कि अंतिम 11 के कितने हैं बच्चे, अंतिम 11 जो हैं उनके कितने हैं, उनके हैं अपने पास कितने 40 हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 440। अब मुझे इतना बताओ कि अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो ये 21 लोगों के मिलेंगे कि नहीं, मुझे अंक कितने मिलेंगे 21 लोगों के अंक, तो 21 लोगों के मुझे जो अंक मिलेंगे 990। ये 21 लोगों के अंक मुझे मिलेंगे 990 कुल। अब 990 तो 22 लोगों के अंक हैं, तो अभी 11वां वाला जो उम्मीदवार बीच में बचा है, देखो 1 से लेकर कहां तक थे 22 तक थे, तो 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, फिर 11वां छूट गया है, फिर लास्ट के बोल रहा है कि 11, तो ये 12 से स्टार्ट होगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 11 आया मेरे पास। तो लास्ट के जब 11 बोला, ठीक है, अंतिम 11 की बात कर रहे हैं, तो 12 से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास जो एक बंदा बच जाएगा ना वो 11वें नंबर का बच जाएगा। तो यहां पर तो बच्चे देखो पूरा का पूरा टोटल 21 लोग का टोटल, मतलब ये 10 और ये 11, टोटल 21 लोगों का जो टोटल है वो 990 आ गया, जो कि पूरे 22 लोगों का भी टोटल है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, 22 लोगों के टोटल में से 21 वाले का टोटल माइनस कर देना है, तो आपको 22वां जो आपको बीच वाला जो है ना 11वां वाला, उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो जो 11th वाला है बच्चे, उसका मान क्या मिलेगा आपको 990 माइनस 990, ठीक है। 22 वाले में से 21 को माइनस करेंगे तो आपको 11वां वाला मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पर कितना आएगा बच्चे, इसका मान 0 आएगा। इसका मान कितना आएगा बच्चे 0। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। क्या तरीका था कि पूरे 22 लोगों का निकाल लो, 10 लोगों का निकाल लो, 11 लोगों का निकाल लो, 10 और 11 को जोड़ लोगे तो 21 आएगा। अगर हमको बस अब इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का जो अंतर होगा वही 11वें का होगा, खत्म बात। इतनी बात हमको पता होनी चाहिए थी। अब देखो शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसको, ठीक है, ध्यान से, थोड़ा समझने वाला शॉर्ट ट्रिक है, इसीलिए ध्यान से समझना, ठीक है। यहां देखो मैंने बताया आपको कि टोटल 22 लोग हैं, ठीक है, टोटल क्या है बच्चे 22 लोग हैं। इन 22 लोगों का जो औसत है वो कितना है मेरे पास 45 है। जो 10 लोग हैं बच्चे, इनका औसत कितना है मेरे पास, बहुत बढ़िया 55 है, ठीक है। और जो बाकी के जो पीछे के 11 हैं, ठीक है, उनका औसत कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 40, और एक बीच में बचा हुआ है 11th वाला, ये 11th वाला बचा हुआ है, ठीक है ना। इसका औसत मुझे निकालना है कि इसका औसत कितना होगा, ये मुझे निकालना है कि इसका औसत कितना होगा। अब जरा ध्यान से समझो एक बात, सिंपल सी बात समझो कि अगर 22 लोगों का औसत 45 है, मतलब कि हर एक का मान कितना होगा 22 और 45, ठीक है ना। जितना औसत है बच्चे, जो औसत होता है वही सबका मान होता है। ये बात हमने एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर 45, अगर मेरा 8 एवरेज था तो सब 8 होंगे, या सब 8 हैं तो एवरेज भी 8 होगा, है ना, औसत भी 8 होगा। इसी तरह अगर औसत 45 है, मतलब कि 22 के 22 उम्मीदवार जितने भी हैं सबका 45 अंक होना चाहिए, होना चाहिए, है नहीं, होना चाहिए। तो अगर ये 10 है तो इसका भी 45 होना चाहिए था, इसका भी 45 होना चाहिए, और इसका भी 45 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो ये सब बातें मुझे पता है बच्चे कि इतना इतना मेरे पास होना चाहिए, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो है नहीं तो क्या है, तो इसका 45 होना चाहिए, लेकिन यहां पर है 55। इसका मतलब कि कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 10 ज्यादा है। कितने लोगों में 10 ज्यादा है, तो 10 लोगों में 10 ज्यादा है। तो टोटल कितना ज्यादा हुआ, तो बोलोगे आप 100 ज्यादा हुआ। 100 ज्यादा हुआ का मतलब ये होता है कि बच्चे यहां से हमने ना, जो बाकी लोग थे ना, वहां से हमने 100 निकाला है और इसको दे दिया है, इन स्टार्टिंग के 10 लोगों को दे दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं इतनी, ठीक है, इतनी बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चे यहां पर, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये 45 है, यहां पर भी इन 11 लोगों का 45 होना चाहिए, लेकिन मैं देख पा रहा हूं तो 40 है, तो ये कम है। कम है तो माइनस में लिखेंगे, कितना कम है 5 कम है। एक में 5 है तो 11 लोगों का टोटल कितना कम हो जाएगा बच्चे, तो आप बोलोगे कि माइनस का 55 हो गया। इसका मतलब कि ये जो 11 लोग हैं ना, यहां से 55 निकाला गया है, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया बच्चे, तो टोटल हो गया मेरे पास, अगर मैं देखता हूं तो ये 55 निकालकर इसको अगर मैं दे देता हूं तो इनके पास एक्स्ट्रा और है, कितना एक्स्ट्रा और है 45 और है। ये 45 कहां से आया होगा भाई, ये जो 10 लोग थे इनके पास 100 एक्स्ट्रा है,
क्योंकि मुझे एवरेज तो समान रखना है। तो यहां से मैंने निकाला ये 100 इसको दिया गया है, ये स्टार्टिंग के जो 10 थे ना इनको 100 दिया गया है। मुझे पता चला कि यहां से तो मैं केवल 55 निकाला हूं, यहां से तो मैं 55 निकाला हूं और इसको मैंने दे दिया तो अभी 45 बच रहा है। ये 45 किसने दिया होगा? तो ये 11वें वाले ने 45 दिया होगा। अब इसके पास तो 45 ही था, तो जब 45 माइनस 45 हो जाएगा बच्चे तो क्या बचेगा मेरे पास? 0। इसका मतलब कि 11 के पास कुछ नहीं बचा। इसके पास जो बचा हुआ 45 था वो भी इसने ये इनको दे दिया, स्टार्टिंग के जो 10 थे ना उनको दे दिया। तो इस तरह से लॉजिक से आप कर सकते हो क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी 7 लड़कियों की औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, अभी फालतू की बातें लिखी थी, मेन बात क्या है? 7 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष, 22 वर्ष, 22 वर्ष है। ठीक है, कितनी बच्चे? 22 वर्ष है। इतने याद रखना आपको, इतनी बात। अब बोला जा रहा है क्या? ठीक है, 7 लोगों का 22 वर्ष है तो टोटल करेंगे, अगर हम गुणा कर देंगे बच्चे तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या? 154। ठीक है, टोटल आ जाएगी मेरे पास 154। 7 लोगों का टोटल योग आ जाएगा कितना? 7 लोगों का। ये 7 लोगों का योग कितना है मेरे पास? 154। अब बोला जा रहा है यदि पहली 4 लड़कियों का औसत कितना है बच्चे? औसत आयु कितनी है? 18। पहली 4 तो फर्स्ट 4 का बच्चे कितना है मेरे पास? 18 वर्ष है। ठीक है, और लास्ट 4 का बच्चे कितना है मेरे पास? 28 वर्ष। पहले 4 का 18 है, लास्ट 4 का 28 है। अगर इनको जोड़ते हो तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन लड़कियां तो 7 है, मतलब एक लड़की को 2 बार गिना गया, मतलब एक लड़की को 2 बार गिना गया। तो यहाँ पर जब इनको जोड़ोगे ना बच्चे, इनके योग को जोड़ोगे आप, तो यहाँ पे एक ही लड़की को 2 बार गिनेंगे। और वो लड़की कौन सी होगी? बीच वाली लड़की होगी, जो मध्य में बैठी है। जो मध्य में बैठी, जो चौथे नंबर पर बैठी है बच्चे, वो मध्य वाली बच्ची जो होगी ना, वो 2 बार गिनी गई है। तो इन टोटल में से जब आप 7 माइनस कर दोगे तो वो जो बची होगी, बच्ची जो 2 बार गिनी गई थी, वो एक ही बार अब मिलेगी आपको, और वही उसका उत्तर होगा। तो करना कुछ नहीं है, 18 चौक करना है आपको। तो ये हो जाएगा बच्चे 72। ठीक है, ये 72 जो होगा ये हो जाएगा 4 लोगों का, इन चारों का, और यहाँ पर हो जाएगा 28। तो 28 कैसे मिलेगा बच्चे आपके पास? तो 28 मिलेगा आपके पास 80 और 32 112 से। कितने से मिल जाएगा बच्चे आपको? 112। तो ये 4 का, तो अभी 4 और 4 इनको जोड़ दोगे आप तो टोटल 8 लोगों का आपको टोटल कितना मिलेगा बच्चे? 8 लोगों का टोटल मिल जाएगा आपको। ये 4 9 और ये 184। ठीक है, 184 मिल जाएगा। 8 लोगों का टोटल 184 है, 7 लोगों का टोटल 154 है। साफ साफ दिख रहा है। जो बची हुई एक एक्स्ट्रा बच्ची होगी उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? 30। ठीक है, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। तो 30 वर्ष ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर। अब इसको डेविएशन से कैसे करना है बच्चे? ठीक है, इसको देखो यहाँ पर कि हम किस तरह से जो अंतर लेके करते थे वो कैसे करना है। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ पे अब शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं मैं। ये तो आपने देख लिया कि हाँ, इसका गुणा कर लिया, इन दोनों का गुणा करके इनका योग से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास उत्तर आ गया। ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया। और अब हमको इसको फास्ट कैसे करना है? इतने बड़े बड़े अगर गुणा नहीं करने हमें 18 चौक नहीं करना है, 28 चौक नहीं करना है, 7 × 22 नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो मुझे पता है कि ये 22 है ना। यहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है तो 4 कम है। 4 कम है, कितनों में कम है? 4 में। तो ये हो गया बच्चे माइनस का 16। समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर मेरा 6 ज्यादा है। कितने लोगों में? 4 लोगों में। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 24। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 8 ज्यादा हो गया। अब टोटल तो 22 है, इसका मतलब जो ये बीच वाली लड़की है, जो बीच वाली लड़की है बच्चे, इसका भी कितना होगा बच्चे? 22 ही होगा। अगर 22 7 लड़कियों का है तो हर एक लड़की का 22 होगा, मतलब जो बीच में होगी उसका भी 22 होना चाहिए था। अब यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा 8 मिल रहा है ना, बस ये 8 यहाँ पे जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा बच्चे? 30। तो ऐसे में भी आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी पिछले केस में आपने देखा था, यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि अगर इस लड़की को गिना जा रहा है, जो बीच वाली लड़की यहाँ पर है, जैसे कि 11वें नंबर का उम्मीदवार था, वो उसको गिना नहीं गया था यहाँ पे, है ना। 10 और 11 21 थे यहाँ पे, और ये टोटल 22 थे। तो अगर इसको गिना नहीं गया है तो ये अगर प्लस का आ रहा है तो इसको हम माइनस करेंगे, और अगर ये माइनस का आ रहा है तो इसको हम प्लस करेंगे। लेकिन अगर इसको 2 बार गिना गया है, एक ही लड़की जो जिसका हमें मान निकालना है उसको 2 बार गिना गया है, तो उस केस में प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, और यहां पर माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चल, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी, और देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। अब कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूं बच्चे, इन फॉर्मूलाज को याद कर लिया तो चुटकी बजाते आंसर निकलेगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला, पहले n धनात्मक पूर्णांकों का औसत। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये याद रखना है, n+1/2 है। तो जितने भी n धनात्मक पूर्णांक होंगे पहले शुरू से, यानी कि 1 से लेकर
एक से लेकर स्टार्ट होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, है ना। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या या फिर आपकी क्या बोलते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं एक से चालू होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर पहले 109 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो हमको पता है कि n का मान यहाँ पर क्या हो गया बच्चे 109, तो इसका मतलब क्या हो जाए कि औसत कितना निकलेगा बच्चे, ये निकलेगा मेरे पास n मतलब 109 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चे 110/2 यानी कि ये हो जाएगा 55 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, x के प्रथम n गुणजों का आपको क्या बताना है, औसत बताना है, ठीक है ना। यानी कि 6 के पहले 12 गुणकों का, गुणकों नहीं गुणजों रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 5 गुणकों का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है ना। तो मल्टीपल्स का औसत निकालना है, मतलब कि 6 की टेबल को 12 बार चला के उनका औसत निकाल देना है। तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि भाई ये 6 तो बाहर आ गया मेरे पास, ठीक है, 6 के निकालना है, x निकालना है, x बाहर रहेगा, और कितने निकालना है, n गुणजों का, तो यहाँ पे 12 गुणज करके रखा हुआ है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर n की जगह पे क्या पुट कर देना है, आपको 12 पुट कर देना है। तो 12 + 1/2 हो जाएगा बच्चे आपके पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बच्चे 39, है ना। 39 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बोला जा रहा है कि x के प्रथम n गुणजों का औसत, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 मतलब यहाँ पे 6 के पहले 12 गुणकों का औसत, मतलब क्या हो गया कि आपका 6 से आप टेबल चलाओ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 तिया 18, 6 चौक 24, इस तरह से आप चलाते जाओ, कब तक, 12 तक, ठीक है, 72 तक चलाओ उसको, और फिर उन सबको जोड़ो और फिर डिवाइड बाय 12 करो, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है ना। हमने क्या किया समझो, यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और ऐसे ऐसे करके हम 72 तक गए, 12 गुणजों तक गए। हमने 6 कॉमन निकाल लिया, सब में से निकाल लिया कॉमन, तो ये बचा 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, 12 तक। और आप जानते हो कि 1 से लेकर 12 तक का अगर मैं औसत निकालना चाहता हूँ तो डिवाइड बाय 12 होगा, है कि नहीं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 1 से स्टार्ट करके 12 तक जा रहे हो तो इसको हम बोल सकते हैं 1 + 12/2, 1 + 12/2, इसको हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका जो है 1 + 12/2 भी आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसको भी सॉल्व करके निकाल सकते हो, तो दोनों ही केस में जो है आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो है इतना उत्तर आ चुका है, तो 39 इस प्रश्न का क्या होने वाला है बच्चे, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है, देखो बोला जा रहा है क्या कि प्रथम, अच्छा यहाँ पर जो है मैंने लास्ट टाइम जो है वो मैंने 72 लिख दिया था, कहाँ तक थे भाई हम, हाँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, ऐसे करके हमें 12 तक जाना है, तो 6 × 12 72 तक जाएंगे हम, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 6 कॉमन निकाल दिया, फिर 1 से लेकर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, 12 तक का प्लस करके डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि क्या, कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, कि सिंपल सा इस फॉर्मूले को अगर फॉलो कर लेता हूँ तब भी मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम n मतलब 1 से लेकर आप n तक जाओ और उतने प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, जैसे कि ये बोला गया, तो उसका आंसर n ही होगा। मतलब पहले 50 प्राकृत संख्याओं का औसत भी n ही होगा, है ना, 50 ही होगा। एक ऑप्शन से बता देता हूं आपको, देखो अगर आपके पास क्या है कि क्रमागत संख्याएं हैं या फिर प्राकृत संख्याएं हैं। जो क्रमागत संख्याएं क्या होती है, पहले तो ये समझो, क्रमागत संख्याएं होती हैं जिनमें समान अंतर होता है आपका, ठीक है। क्रमागत संख्याओं में 1-1 का अंतर होता है, क्रमागत सम संख्याओं में, विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है, ठीक है। क्रमागत संख्याओं में 1-1 का अंतर होता है, क्रमागत सम या विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है, क्लियर है। इसी तरह से अगर 3-3 का अंतर आता है, 4-4 का अंतर आता है, 5-5 का अंतर आता है हर एक नंबर में, ऐसी सीरीज को बच्चे, ऐसी श्रृंखला को हम क्या बोल देते हैं, समांतर श्रेणी बोल देते हैं अपन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, समांतर श्रेणी बात करते हैं। तो इस केस में आपका समांतर श्रेणी के केस में पहला और आखिरी इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो इसका एवरेज कितना बनेगा, इसका एवरेज बनेगा 3, बीच वाला नंबर, ठीक है। इसका एवरेज बनेगा 3, बीच वाला नंबर, या फिर 1-1 का अंतर है सब में, 1 से लेकर 5 तक गए हैं तो 5 + 1/2 भी करेंगे तब भी मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर 1, 2, 3, 4 है मेरे पास, तो बीच के 2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो बच्चे, तो ये आपको एवरेज दे देगा,
ये आपको एवरेज दे देगा, या फिर इनके बीच का नंबर एवरेज होगा यानी कि 2.5। इसी तरह से आप चाहो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 1 + 4, क्योंकि n नंबर मतलब यहाँ पे 4 नंबर है ना केवल, तो 1 + 4/2 करोगे तब भी 5/2 यानी कि 2.5 आएगा, तब भी 2.5 आएगा। तो ये बात आपने समझी, ये क्रमागत संख्याएं हो गई मेरी, ठीक है ना, ये क्रमागत संख्याएं हो गई। अब इसको मैं कर रहा हूँ रफ। ये तो क्रमागत संख्याओं के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ विषम क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा हूँ, फिर विषम प्राकृत संख्याएं। तो पहली बोल रहा है तो 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, 1 3 5, ठीक है। अगर मैं 3 संख्याएं लेता हूं तो 3 संख्याओं का प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आपको पता है कि इनके बीच का नंबर 3 है तो 3 आएगा। अगर मैं 5 संख्याएं लेता हूं, 1 2 3, ठीक है, मैं ले लेता हूं 5 चलो मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है, तो अगली क्या आएगी 7। तो अभी 4 नंबर में क्या करते हैं हम, बीच के नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो यहां से मिलेगा 4, है ना। 5 और 3 8/2 कितना आएगा मेरे पास 4। तो 1 2 3 4 नंबर थे, 4 ही औसत है। इसी तरह से अगर आप क्या करते हो बच्चे, अगर आप 1 3 5 7 9, अगर आप 5 संख्याएं लेते हो, प्रथम 5 विषम संख्याएं लेते हो, तो इनका औसत क्या आएगा, बीच वाला नंबर यानी कि 5। तो इस तरह से आपको अगर बोला जा रहा है कि पहली 21 33 संख्याओं का औसत 21 33 के बराबर है, तो बताओ कि ये संख्याएं कौन सी हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये विषम संख्याएं हैं, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत उतना ही मिलता है, पहली विषम संख्याओं का औसत उतना ही मिलता है जितनी वो संख्याएं हैं, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, विषम, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास, विषम यानी कि ऑड। अगर मैं बात करता हूं सम संख्याओं की, तो उसमें n+1 हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं उठाता हूं 2 4 6, 3 उठाए मैंने तो 4 औसत होना चाहिए, और आपको पता है बीच वाला नंबर औसत होता है, तो 4 औसत हो गया, सिंपल है ना। तो यहां पर पहली 2011 संख्याओं का औसत 2012 के बराबर है, तो ये कौन सी होंगी, 2011 से एक ज्यादा है, तो ये होंगी मेरी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बताएंगे एक बार, क्लैरिटी है सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पहले n धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का अगर औसत बताना है, मतलब कैसा है ये, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बच्चे ऐसे करके अगर n स्क्वायर तक जा रहे हैं और बटे में हम कर रहे हैं n, तो इसका जो मान है बच्चे वो है मेरे पास क्या, n+1 2n+1 बटे में 6, ठीक है, ये दे के रखा हुआ है आपको। तो आपको कुछ नहीं है, आपको n का मान यहाँ 1 से 35 जैसे बोला गया है यहाँ पर, तो 35 मेरा n का मान है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर अपन n की। तो n बराबर क्या पुट कर दिया बच्चे, 35 पुट कर दिया। n बराबर 35 पुट किया तो देखो क्या उत्तर आ रहा है मेरे पास। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, n+1 यानी कि 35 + 1 यानी कि 36 गुणे 2n+1 यानी कि 35 का डबल करके एक जोड़ दो, 35 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 70 और 1 71, बटे में कितना आएगा बच्चे, बटे में आएगा मेरे पास 6। तो 6 से कटेगा ये कितनी बार, 6 बार, और ये हो जाएगा 6 कम 6 6 7 42। तो 426 इस प्रश्न का होना चाहिए सही उत्तर, 426 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 426 यानी बच्चे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बोला जा रहा है क्या, पहले n धनात्मक पूर्णांकों के घन का औसत, अभी क्या था वर्गों का औसत था, अभी घन का औसत, घन का औसत बोले तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे करके कहां तक जाना है बच्चे, n तक जाना है अपन को, n के क्यूब तक जाना है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो उत्तर आएगा बच्चे वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा n गुणे n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक है, n गुणे n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, बस खत्म। ये फॉर्मूला अगर याद है तो n का मान यहाँ पे देखो कितना देके रखा हुआ है, n का मान 15 है, 15 पुट कर दो और आपका उत्तर आ गया। चलो करके देखते हैं 15 पुट। तो बच्चे 15 मैंने पुट किया तो 15 आएगा, 15 गुणे 15 + 1 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 + 1 कितना हो गया 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणे 16 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा 4। तो 4 से काटा मैंने कितनी बार, 4 बार, 15 चौक 60 16 चौक 64, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे 640, 640 आना चाहिए, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी हमने, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो 15 चौक 60 रहेगा अपने पास और गुणे में आएगा 16, 16 छंग 96 बनेगा, यस 16 छंग 96 बनेगा, और ये 0 की 0, तो ये अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 960। क्लियर है, तो 960 इस प्रश्न का होने वाला है बच्चे, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लैरिटी आ रही है सबको,
समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। कहीं पे डाउट किसी भी पॉइंट पे देखो एक बार ध्यान से, कोई डाउट नहीं? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है। अभी क्रमागत संख्याओं का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बस वो याद रखो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्रमागत संख्याओं कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ये 54 लिख लिया, जो भी औसत दे के रखा हुआ है ना, ये औसत आपने लिख लिया 54। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ जोड़ेंगे तो ये मुझे देगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देगा, इन क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देगा। और इसी 54 में अगर मैं कुछ घटाऊंगा, ठीक है, तो ये मुझे, ये जो भी वैल्यू आएगी ये मुझे देगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो क्रमागत, ध्यान रखना, क्रमागत संख्याएं बोल रहा है, एक का अंतर होता है क्रमागत संख्याओं में। अब इस केस में मुझे करना क्या है, ये 47 जितनी भी क्रमागत संख्याएं वो उठा ली, एक कम कर दिया, कितना आया मेरे पास 46। कितना है बच्चे मेरे पास 46। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे 2 से भाग दे देना है। अगर क्रमागत संख्या है तो 2 से भाग देना, अगर क्रमागत सम या विषम है तो फिर 2 से भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या होता है बच्चे, 2 का अंतर पहले से ही होता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि 1 का अंतर होता है तो हम 2 से भाग दे देंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे तो बच्चे ये बन जाएगा 23। अब ये 23 अगर आप इसमें जोड़ देते हो तो ये आपको देगा सबसे बड़ी संख्या, ये 23 इसमें से घटा देते हो बच्चे तो ये दे देगा आपको सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था प्रश्न के अंदर कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 77। आपके पास डायरेक्ट उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला जा रहा है 41 क्रमागत विषम संख्याएं, सम बोले या विषम बोले तो उस केस में बस 2 से भाग मत करना, बाकी पूरा सेम प्रोसीजर है। यानी कि औसत आपको 61 दे के रखा हुआ है, ये 61 औसत है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कुछ जोड़ता हूं तो सबसे बड़ी मिलेगी, घटाता हूं तो सबसे छोटी मिलेगी, खत्म। तो मुझे घटाना और जोड़ना क्या है, तो ये मेरे पास कुल क्रमागत संख्या है कितनी, 41, एक कम कर दो, कितना आएगा बच्चे 40। अब अगर विषम या सम है तो 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 40 उठाओ, ये 40 इसमें जोड़ दिया तो 101 सबसे बड़ी, ये 40 इसमें से घटा दिया तो 21 सबसे छोटी। तो 101 सबसे बड़ी और 21 सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 101 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मजा आया कि नहीं आया? कोई दूसरे कैलकुलेशन नहीं करने बच्चे, यही चीजें हमें समझनी है, यही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ लाइन से, एक एक करके। कितना अच्छा लग रहा है बच्चे आप लोगों को कि ऐसे ऐसी नई नई चीजें आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखते से आंसर टिक कर सकते हैं, और छोटी मोटी चीजें जो है आपको वो मैं रेगुलर बताता रहने वाला हूँ। मजा आ रहा है तो लाइक कर दो बच्चे, एक बार नए हो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से चैनल को, और तो और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करो यार। अकेले अकेले जाओगे क्या यूनिवर्सिटी, पूरा गैंग बना के जाओ यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है बच्चे, 35 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना बच्चे, ये जो बीच का नंबर होता है ना, यही होती है मेरा औसत। ये जो बीच का नंबर होता है मेरे पास, यही होता है औसत, ये 35 है। इसमें जब मैं प्लस करता हूं, ठीक है, प्लस करता हूं तो सबसे बड़ा नंबर मिलता है मुझे, और जब इसमें से मैं माइनस करता हूं तो सबसे छोटा नंबर मिलता है। यही हम कर रहे थे ना, प्लस कर रहे हैं तो सबसे बड़ा, माइनस कर रहे हैं तो सबसे छोटा। एवरेज होता है बीच का नंबर, है ना, मध्य मिडिल नंबर होता है उनका। तो यहाँ पर अगर 6 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, औसत कितना है, 35 है, और ये क्या है, सम संख्या है, तो मुझे 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। 6 में से 1 कम किया, कितना आया, 5। मतलब कि 5 घटाऊंगा तो मेरे को ये मिलेगा, और 5 मैंने जोड़ दिया तो मुझे बड़ी मिल जाएगी। तो 5 जोड़ दिया तो 40 बड़ी मिल गई, 5 घटाया तो 30 मिल गई छोटी। इनके बीच का मुझे क्या निकालना बच्चे, अंतर। तो अंतर कितना आएगा, 10, और यही क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अब मैं आपको बताने वाला हूं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आपने बच्चे ये निकाल लिया ना, देखो यहाँ पे ये निकाल लिया ना, ये बस इसी में ही 2 का गुणा कर दो और आपके पास हमेशा सही आंसर आएगा। आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गए? यानी कि अगर आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर चाहिए तो वो अंतर और कुछ नहीं है, ये 5 और ये 5, टोटल 5 5 10 डबल। क्योंकि आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वही यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, तो वही दूरी को अगर 2 से गुणा कर दोगे तो आपको टोटल दूरी मिल जाएगी यहां से लेकर यहां तक। तो वो दूरी तो हमें यही मिल जाती है ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना, जितनी भी क्रमागत संख्याएं देके रखी है उसमें से 1 कम किया, गुणे में 2 कर दिया और हमारे पास उत्तर आ गया। समझ में आ रही बात? गुणे में 2 कर दिया और हमारे पास उत्तर आ गया।
ठीक है। अभी क्रमागत सम या विषम नहीं होती, सिर्फ क्रमागत संख्याएं होती, तो आपको बस 1 से माइनस करना है और आपके पास डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 से गुणा किया हुआ ही होता है, ठीक है ना। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, 5 क्रमागत संख्याएं बच्चे, और ए और ई का औसत कितना है आपके पास। ए और ई क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। मैंने आपको क्या बताया था बच्चे कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है बच्चे, समांतर श्रेणी में आती हैं, और उसमें पहला पद और आखिरी पद का जो औसत होता है वही पूरे का औसत होता है। पहले पद और आखिरी पद का जो औसत होता है बच्चे समांतर श्रेणी में, वही होता है पूरे की पूरी सीरीज का औसत। ये बात अभी हमने देखा था जब 1 2 3 4 5 का हम औसत निकाल रहे थे, है ना। तो ये आपको यही बात पता ही है। तो इसका मतलब कि आपको ए और ई का औसत, मतलब कि सबका औसत दे के रखा हुआ है, तो सबका औसत कितना है बच्चे, 54 है। बोला यार सबसे बड़ी संख्या बताओ कितनी है। संख्या हमारे पास 5 संख्याएं हैं और सम संख्याएं हैं, तो एक कम किया तो ये रहा 4। सम और विषम होने पे 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे 54 में, है ना। 54 है, सॉरी 46 औसत है, मैं 54 लिख रहा हूँ, 46 है औसत। तो 46 में बच्चे 4 जोड़ दिया, 50 इस प्रश्न का होने वाला है क्या, सही उत्तर। 50 होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। समझ में आ रही बात। 5 से कम किया 4, जो भी औसत है उसमें हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 किलोग्राम की क्या हुई है बच्चे, वृद्धि हुई है, जब 56 किलो वजन का व्यक्ति को एक और नए व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाए। नए आदमी का वजन ज्ञात कीजिए। अभी क्या होता है बच्चे कि अगर ग्रुप में 10 है, मान लो कि एक आंकड़ा है 10, अगर 10 जा रहा है और फिर 10 ही आ रहा है, तो फिर मेरा एवरेज चेंज नहीं होगा, औसत नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर मेरे पास 10 की जगह पे 5 आ रहा है तो औसत घट जाएगा, सबका औसत घट जाएगा। और अगर 10 की जगह पे 20 आ रहा है तो सबका औसत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेके आया आपके साथ, है ना। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ वृद्धि हो रही है, मतलब जो भी आ रहा है व्यक्ति वो मेरा 56 से बड़ा है, वो मेरा 56 से बड़ा है। कितना बड़ा है बच्चे, तो वो उतना ही बड़ा है जितना कि बाकी सब बड़े हैं। 8 लोग थे और 8 लोगों में 3.5 की वृद्धि हुई है, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई बच्चे, तो 8 लोगों में 3.5 की वृद्धि, हर एक में 3.5 की, 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 किलोग्राम की वृद्धि आई है। मतलब कि टोटल वृद्धि कैसे, कुल वृद्धि कैसे निकलेगी बच्चे, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा किया मैंने 2 का किया, तो 7 चौक 28 की, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इतनी वृद्धि हुई है। ये वृद्धि कब हुई होगी, जब 56 किलो वाला व्यक्ति गया होगा और 56 प्लस 28 वाला व्यक्ति आया होगा, और 56 प्लस 28 वाला व्यक्ति आया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया बच्चे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 84। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया, तो यहाँ फॉर्मूला बना के बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा बच्चे पुराना व्यक्ति या औसत। हो सकता है कि पुराना व्यक्ति दे, या फिर हो सकता है कि सब पुराने 8 व्यक्ति का औसत दे दें। दोनों ही केस में आपको वही चीज यहां लिखनी है, ठीक है। ये प्लस या माइनस, तो यहां पर ध्यान रखना है, प्लस जो है वो वृद्धि के केस में लिखना है आपको, और माइनस लिखना है बच्चे कमी के केस में। अगर यहाँ पे वृद्धि की जगह कमी लिखा होता तो हम माइनस साइन का यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उतना कम लेके आया होता अपने पास। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे लोग या फिर व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति या फिर संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। और गुणे में क्या रहेगा बच्चे, इसके गुणे में रहेगा बच्चे, इसके गुणे में यहां लिख देता हूं मैं, इसके गुणे में रहेगा वृद्धि या कमी, है ना। तो हमने यही किया, देखो हमने क्या किया, यहां पर अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो हमने किया है यहाँ पर, यहाँ पे देखो अलग से बता रहा हूं करके। तो हमने क्या किया, पुराने वाले व्यक्ति का वजन उठाया, प्लस वृद्धि हुई है, क्योंकि है ना, कितने लोगों में हुई है, 8 लोगों में वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, तो 3.5 की वृद्धि हुई है। इस तरह से बस इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 84 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करो, लॉजिक से करना है तो लॉजिक करो, दोनों बता दिया मैंने। फॉर्मूला भी लॉजिक से ही बनते हैं। 84 था हमारे पास, देखो पहले यहाँ पे, यस, ऑप्शन नंबर सी में 84 था, यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है।
फिर एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 69 थे। ठीक है भाई, 30 छात्र थे जिनके औसत अंक निकाले गए, तो कितने थे? 69 थे। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 57 के बजाय कितने हो गए बच्चे? आपके हो गए 87 हो गए। ठीक है, तो अभी तदाई के रूप में गलत पढ़ा गया, 57 के बजाय 87 के रूप में गलत पढ़ा गया। कुल मिलाकर क्या है कि 57 पढ़ना था लेकिन 87 पढ़ लिया। वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक औसत कैसे निकलेगा? वास्तविक औसत निकलेगा कि भाई जो पहले वाला टोटल है यानी कि 69 गुणा 30 है, ये कुल टोटल था, इसमें से आप माइनस कर दो गलत वाला। गलत वाला कौन सा बच्चे? 57। गलत वाला कौन सा बच्चे? सॉरी, गलत वाला कौन सा? 87। और सही वाला कौन सा है बच्चे? 57। ये माइनस कर दो और फिर वापस से क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो, क्योंकि अभी भी 30 ही है ना, एक निकाला फिर वापस एक जोड़ा। तो अब अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो ये देखो 30 से 30 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 69 और यहां बचेगा माइनस। इन दोनों का अंतर कितना आएगा बच्चे? 30 है ना, माइनस का 30 आएगा, तो माइनस का 30 और यहां पर बचेगा बटे में 30। ये वाला 30 से 30 कटेगा एक बार, तो ये बन जाएगा बच्चे एक जाएगा, तो 68 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे सॉल्व, तो वो ध्यान से देखो, यहां पर शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहां पर ऐसे करेक्ट का निशान बना लो और रॉन्ग का बना लो। करेक्ट के नीचे करेक्ट लिख लो, हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो करेक्ट क्या है मेरा? 57 वाला है और रॉन्ग वाला है मेरा 87। करेक्ट वाला प्लस में लिखना है, रॉन्ग वाला माइनस में लिखना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लो। इन दोनों के अंतर कितना आएगा? 30। बड़ा कौन सा है? तो उसका निशान ले लो, माइनस का 30। ठीक है, ये जो 30 है बच्चे, ये कितने लोगों में बंटना है? जितने भी छात्र थे स्टार्टिंग में उसमें बंटना है। तो ये 30 में भाग दे दो 30 का, तो ये आएगा बच्चे माइनस का 1। अब जो पहले वाला एवरेज था मेरे पास कितना है? 69। अगर -1 है तो -1 कर दो और +1 है तो +1 कर दो। दोनों ही केस में आपके जो यहाँ पर आंसर मिलने वाले बच्चे वो बिल्कुल सही मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो -1 कर दो, प्लस आ रहा है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस देख लिया कि अच्छा 57 और 87 का अंतर जो है वो तो 30 होता है। 30 को 30 में भाग दे दिया हमने तो हो गया 1। ठीक है, अभी हमारा जो सही वाला था वो छोटा है ना, और जो गलत वाला था वो बड़ा है, तो जो बड़ा है उसका साइन लेना है हमको। ठीक है ना, तो माइनस आएगा, तो -1 कर देंगे हम 69 से, तो 68 बचेगा। तो ऐसे मन में कर सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है ना, लिख के नहीं, मन में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो बोला यार 6 लड़कियों का औसत वजन 45.5 किलोग्राम है। यदि समूह में एक नई लड़की को जोड़ा जाए, अभी आ रहा है समूह में एक नई लड़की आ रही है, तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। 6 लोगों का औसत जो है वो कितना है बच्चे? 45.5। ठीक है, अभी समूह में आ रही है एक नई लड़की। 45.5 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि हर लड़की का वजन 45.5 होगा। हर लड़की का वजन बच्चे कितना होगा? 45.5 होगा। अब समूह में जो नई लड़की आई है उसके कारण क्या हो गया है बच्चे? अब 7 लोग हो गए, लेकिन ये नई लड़की आने से औसत वजन हो गया है 47 किलोग्राम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 7 का जो वजन होगा बच्चे ये कितना होगा? 47 किलोग्राम होगा। अब ये जो नई लड़की आई है इसका 47 तो मैं समझ सकता हूं, ये जो नई लड़की आई है इसका 47 तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये जो बाकी के 6 लोग हैं यार, ये देखो ध्यान से देखो जरा, ये बाकी के जो 6 लोग हैं यहां से लेकर यहां तक, ये जो 6 लोग हैं, एक लड़की का तो मैं 47 समझ सकता हूं, लेकिन बाकी के जो 6 हैं यहां पर उनका तो 45.5 था। इनका क्या हुआ बच्चे? बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 1.5 से बढ़ गया, है ना। इनका क्या हो गया बच्चे? 1.5 से बढ़ गया, है कि नहीं? 1.5 से बढ़ गया इनका। कितने लोगों का? 6 लोगों का। तो यहां पर हो गया मतलब टोटल कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। टोटल बढ़ गया 9। ये 9 क्यों बढ़ा? ये 9 इसीलिए बढ़ा क्योंकि नई लड़की एक्स्ट्रा लेके आई थी। कितना एक्स्ट्रा लेके आई थी? 9 एक्स्ट्रा लेके आई थी। बस इसमें 9 जोड़ दो बच्चे और आपके सामने उत्तर आ जाएगा कितना? 56 इस प्रश्न का होने वाला सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। पहला तरीका यह है लॉजिक से करने का। दूसरा तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका कुछ नहीं है, इन दोनों के गुणा को इन दोनों के गुणा से माइनस कर दो तो इस लड़की का को मिल जाएगा, खत्म। यानी कि 7 गुणा 47 माइनस 6 गुणा 45.5 करेंगे और यहां से आप करोगे तो आपके पास 56 उत्तर आ जाएगा। तो अगर आपको गुणा भाग अच्छा लगता है, प्लस माइनस अच्छा नहीं लगता है तो आप ये करोगे, गुणा भाग अच्छा लगता है तो ये करोगे, प्लस माइनस अच्छा लगता है तो जो ये टेक्निक बताई है इसको वापस से देखो रिवाइंड करके। ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया सर ने तो आगे बढ़ गए। आपके पास वीडियो है ना, थोड़ा पीछे जाके देखो, वापस से समझो, इस तरह के क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, देखो एक बार में आंसर आएंगे आपके। अगला प्रश्न, एक परिवार के 9 सदस्यों की औसत आयु 23 वर्ष है। जब 10वें सदस्य को जोड़ा जाता है, ठीक है,
तो 22.5 औसत हो जाता है। ठीक है, 10वें की मुझे बताना है। तो वही हो गया, 9 लोग थे जिनकी औसत आयु 23 है। जब 10वें को जोड़ा गया यानी कि जो एक को जोड़ा गया तो 10 लोगों का औसत हो गया बच्चे कितना, 22.5 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10वां वाला आया इसका 22.5 तो मैं समझ सकता हूं, जो 10वां आया इसका 22.5 तो समझ सकता हूं, लेकिन बाकी के 9 का तो 23 था ना, बाकी के 9 का तो 23 था। अब बाकी के 9 का 23 था, इसका मतलब ये कम हुआ है। बाकी के 9 का कितने से कम हुआ है, 0.5 से। तो ये 9 लोगों का कितना कम हुआ है बच्चे, 9 लोगों का 0.5 कम हुआ है, मतलब 4.5 की कमी आई है। और कमी आई है तो क्यों आई, क्योंकि नया वाला कम लेके आया होगा। कम लेके आया होगा तो कितना कम लेके आया होगा, 4.5 कम लेके आया होगा। तो टोटल कितना लाया है वो, 18। तो इसका मतलब उसका जो आयु होगा, या जो भी पूछा गया एज पूछा गया ना, आयु, हाँ, तो वो कितने होगी बच्चे, 18। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका है कि भाई 10 गुणा 22.5 करो और इसमें से माइनस कर दो 9 गुणे 23। तो बच्चे जो भी आपको अच्छा मेथड लग रहा है, दोनों ही केस में आपको 18 उत्तर मिलेगा। 10 लोगों के औसत में से 9 लोगों के औसत को माइनस करोगे तो जो 10वां है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। बोला जा रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए छात्रों को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, अब देखो कितना सरल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 10 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल निकाल लेते हैं आपके लिए। ठीक है, इसको 2 मेथड से बताऊंगा मैं। ठीक है, एक शॉर्टकट से ही बताऊंगा और इससे ही बता देता हूं मैं। तो 40 छात्र थे और इनकी जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 15। ठीक है, तो ये कुल आ गई। अब इसके बाद प्लस जो बाकी नए आए हैं उनका औसत मुझे नहीं पता, तो उनका औसत मैं ए मान लेता हूं। ठीक है, ए मान लेता हूं औसत। और ये अब टोटल हो चुके हैं बच्चे 50, और इसके कारण जो पहले औसत था 15 वह 0.2 वर्ष से बढ़ गया, मतलब अब जो नया औसत है वह 15.2 हो गया, है ना। तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत कितना था, इतना, अभी औसत निकालेंगे तो इतना आएगा। अब ए का मान निकालना है मुझे कुल मिलाकर यहाँ पे। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहां पर आप चाहो तो ये 0 से 0 भी काट सकते हो, यानी कि 10 कॉमन लिया अपन ने, 10 कॉमन निकालूंगा तो 10 बाहर आ जाएगा। तो ये 0 और ये 0 कट जाएगी। 15 चौक 60 प्लस ए, ये 5 का यहां गुणा कर देता हूं। तो 5 का जैसे यहां पे गुणा हो जाएगा तो बच्चे 2 पंजे 10, कैरी आया 1, 15 पंजे 75 और ये 76 आ गया। तो ए का मान कितना आ गया बच्चे, 16। ए का मान आ गया बच्चे कितने, 16। 16 साल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तो एक तरीका था इसको करने का। दूसरा तरीका, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि 40 लोगों का औसत 15 दे के रखा हुआ है, 10 लोग जोड़े गए हैं। कितने लोग जोड़े गए हैं, 10 लोग जोड़े गए, तो 50 लोग हो गए। इन 50 का 15.2 है, 2 से बढ़ गया है ना। कितने से बढ़ गया बच्चे, 0.2 से बढ़ गया इनका। अब देखो प्रश्न में बोला क्या गया है। प्रश्न में बोला गया है कि मुझे बताओ कि ये जो नए छात्र आए हैं 10, इनका औसत बताना है, 10 लोगों का औसत बताना है। तो बच्चे इन 10 लोगों का जो औसत है, यहां पर भी औसत दे के रखा हुआ है। इन 10 का तो मैं 15.2 समझ सकता हूं, हाँ या ना, प्लस इन 15, ये जो 10 लोग हैं इनका तो मैं 15.2 समझ सकता हूं, लेकिन बाकी के 40 जो हैं उनका तो 15 है ना। बाकी के 40 का तो क्या है बच्चे, 15 है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो 15 है बाकी का वो कितने से बढ़ गया है बच्चे, वो 0.2 से बढ़ गया है। तो 40 लोगों का कितने से बढ़ा है बच्चे, 0.2 से बढ़ गया। कितने लोगों के लिए, तो 10 लोगों में बांटा गया है। फिर ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, ये 10 लोग जो है ना इनमें बांटा गया। पहले यहाँ 1 होता था तो 1 का भाग देने पे वही नंबर मिलता था, लेकिन ये अगर ज्यादा लोगों में बांटा जा रहा है तो हम इसका भाग दे देंगे। जितना एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो हम भाग दे के फिर बांटेंगे। ये तो एवरेज है, ये हमने डायरेक्ट एवरेज उठाया हुआ है। तो देखो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0.2 गुणा 4 0.8 बन जाएगा। ठीक है, और यहां से आप इसको जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा है, ये नॉर्मल मेथड है इसका। ठीक है, और ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे है, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो और ऐसे में भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये थी बच्चे यहां तक की कहानी। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दिया गया है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है। 5 संख्याओं का माध्य 28 है। देखो 5 संख्याओं का माध्य 28 है। ठीक है, माध्य यानी कि वही मीन बोले तो अपने पास वही एवरेज औसत की बात कर रहा है बच्चे। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए, अभी निकाल रहे हैं तो 4 बची मेरे पास, तो माध्य 4 से कम हो जाता है, यानी कि जो एवरेज है बच्चे वो 4 से कम हो जाता है, तो बच जाता है 24। ठीक है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ कि 5 लोगों का अगर एवरेज 28 है, औसत 28 है, इसका मतलब कि हर एक का औसत 28 होगा, हाँ या ना।
हर एक का औसत 28 होगा, यानी कि हर एक का मान भी 28 होगा। हर एक का मान 28 है तो जो जा रहा है इसमें से जो जा रहा है उसका भी तो 28 होगा ना। अगर इन पांचों का 28 है तो जो जा रहा है उसका भी 28 होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी जो जा रहा है ना, तो बचे हुए लोगों का भी 28 होना चाहिए था, फिर बचे लोगों का भी 28 होना चाहिए था। अगर इन 5 का 28 है औसत, तो हर एक का मान 28, जो जा रहा है उसका भी 28, जो बचे उनका भी 28। लेकिन बचे लोगों का 28 नहीं है, 24 है। तो ये इसका 24 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना 4 की कमी आ रही है हर एक में, हर एक में 4 की कमी। तो टोटल कितनी कमी हो गई बच्चे? 4 चौक 16 की कमी आई है। ये 16 की कमी क्यों आई? क्योंकि ये जो गया है ये अपने साथ ले गया ये 16 रुपए। ठीक है, ये 16 रुपए की जो कमी आई है, या 16 का जो भी है आपके पास वैल्यू, उसकी 16 की कमी क्यों आई बच्चे इन लोगों के पास? क्योंकि जो गया है वो अपने साथ लेके गया है। तो बस इसमें 16 ये जोड़ दो। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी आपको कमी मिलती है, तो वो कमी क्यों मिलती है? क्योंकि जो ले गया है वो साथ में ले गया, तो उसमें जोड़ेंगे। और अगर इसमें वृद्धि मिलती है तो वृद्धि क्यों मिलेगी? क्योंकि जो गया है वो छोड़ के गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस। तो बच्चे ये 4 है, ये 4, तो 44 होने वाला है इस प्रश्न का। सही उत्तर है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर ए आ गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, कुछ भी नहीं था। या तो दूसरा तरीका क्या है, 5 × 28, 28 लोगों का जो आपका कुल योग होगा, और 4 लोगों का जो योग होगा ये निकालोगे तो तब भी आपको 44 मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तब भी 44 मिलेगा। ठीक है, इनके गुणे में से इनके गुणे को माइनस कर दो तो ये बचा हुआ रहेगा, उसका मिल जाएगा आपको, खत्म। अब देखो बच्चे ये है आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। बोला जा रहा है कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो मान लीजिए कि 5 संख्याएं कौन सी हैं? A B C D E F। ठीक है ना, तो ये 5 संख्याओं का योग की बात कर रहा है। इनका योग जो है वो छठी संख्या के बराबर है, यानी कि A + B + C + D + E बराबर क्या है बच्चे? ये 7 गुना है छठी संख्या के। समझ में आ रही बात? A से लेकर E तक का जो योग है बच्चे, वो छठी संख्या यानी F का 7 गुना है। अभी बोला जा रहा है कि यदि उनका औसत 64 है, औसत कैसे निकलता है? तो A + B + C + D + E + F बटा 6, ये आपको 64 दे के रखा हुआ है, हाँ या ना? ये 64 दे के रखा हुआ है। अब यहां से लेकर यहाँ E तक का मान कितना है? 7F है। तो ये हो गया बच्चे 7F, और एक F पहले से ही था, ये वाला F है ना, और ये बटे में 6 था, उसको मैंने वहां भेज दिया। तो ये हो जाएगा 64 × 6, ये बन जाएगा बच्चे 8F बराबर 64 × 6। 8 से कटेगा ये कितनी बार? 8 बार, है ना। तो F का मान बच्चे कितना आ गया मेरे पास? F का मान आ जाएगा मेरे पास 8 × 6 यानी कि 48। मुझसे पूछा क्या जा रहा है बच्चे, तो छठी संख्या कौन सी है? छठी संख्या F है, और F का मान कितना आ गया मेरे पास? 48। F का मान बच्चे कितना आ गया मेरे पास? 48। तो बच्चे ये प्रश्न थे आपके जो एवरेज में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। मैंने सारी की सारी टेक्निक आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपको घर पे सॉल्व करने हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे ये भी बताइए कि कैसा लगा आपको पूरा के पूरे लेक्चर्स, शॉर्ट ट्रिक्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसी और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने आ सकूँ। सारे दोस्तों के साथ शेयर तो आपको करना ही करना है, लाइक भी ज़रूर कर दो इस सेशन को, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।